सोचो रोहित ने डेली जॉगिंग स्टार्ट कर दी, जिम ज्वाइन कर लिया, कार्ब्स को कंप्लीट कट कर दिया, कैलोरीज काउंट करने लगा। एक महीने बाद वेट चेक किया तो पता चला वेट एक भी ग्राम नहीं घटा था उसका। तभी उसके माइंड में ये बातें आने लगी, मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है, मेरा बॉडी टाइप ही ऐसा है, मेरा वेट घटाने में भी नहीं घट रहा। ऐसा ही होता है ना, वेट घटाना है सोचने वालों के साथ, लेकिन सच क्या है जानते हो? प्रॉब्लम तुम्हारे बॉडी में नहीं है, तुम्हारे लाइफ स्टाइल में कंफ्यूजन है। जापान दुनिया की सबसे स्लिम कंट्री है, जहाँ का ओबिसिटी रेट सिर्फ 4% है। बिना जिम, बिना डाइट, बिना कैलोरीज काउंट किए ये लोग इतने दुबले पतले कैसे रहते हैं? वही इंडिया में हर 4 में से एक इंसान मोटापे से परेशान है। आप जिम जाते हो, डाइट फॉलो करते हो, प्रोटीन कार्ब्स नाप के खाते हो, कैलोरीज भी काउंट करते हो, पर कुछ टाइम बाद वेट वापस आ जाता है। इसमें आपकी गलती नहीं है। लगभग 95% डाइट्स लॉन्ग टर्म में फेल हो ही जाती हैं। इसलिए नहीं क्योंकि आप लेजी हो या डिसिप्लिन नहीं रख पाते, बल्कि इसलिए क्योंकि बॉडी आपके खिलाफ काम करने लगती है। अचानक अगर आप राइस कट करते हो या कैलोरीज कम कर देते हो तो बॉडी क्या करती है? बॉडी सोचती है कि भूख बढ़ने वाली है, इसलिए वो फैट को पकड़ के रखती है। जैसे ही आप वेट लूज करते हो, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और भूख बढ़ाने वाले हार्मोन्स जैसे ग्रेलिन और लेप्टिन एक्टिवेट हो जाते हैं। आपकी बॉडी को एस्थेटिक शेप से कोई लेना देना नहीं है, उसे बस सरवाइव करना है। लेकिन जापानीज लोगों की बॉडी लगता है अलग मटेरियल से बनी है। वहाँ के लोग रोज राइस, नूडल्स, स्नैक्स सब खाते हैं, फिर भी कभी मोटे नहीं होते। उनके जेनेटिक्स भी हमसे ज्यादा अलग नहीं है। वहाँ के लोग ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करते। जापान में सिर्फ 3% लोग ही जिम मेंबरशिप लेते हैं। तो ऐसा क्या पता है जापानीज को जो हम नहीं जानते? जवाब है उनके जीने का तरीका, कुछ छोटी छोटी आदतें जो उनकी हेल्थ पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। इस वीडियो में हम 9 ऐसी साइंस बैक्ड जापानीज टेक्निक्स देखेंगे जिससे आप बिना अपने आप को तकलीफ में डाले नेचुरली एक्सट्रीमली स्लिम और हेल्दी बॉडी बिल्ड कर पाओगे। शुरू करते हैं सबसे पहली हैबिट से। नंबर 1, ट्रेन टेस्ट बड्स अर्ली। जापान में लोगों का टेस्ट बचपन से ही अलग तरीके से ट्रेन होता है। जापान में फूड एजुकेशन स्कूल लाइफ से ही शुरू हो जाती है। वहाँ वेंडिंग मशीन नहीं, प्रोसेस्ड जंक फूड नहीं, हर लंच एक न्यूट्रिलिस्ट प्लान करता है। फ्रेश बनाया जाता है और बच्चे क्लास में साथ बैठकर खाते हैं। वेजिटेबल्स, राइस, फिश, सूप, ये सब उनके लिए स्पेशल नहीं होता, ये नॉर्मल होता है। बच्चों को रियल नेचुरल फ्लेवर्स टेस्ट करवाते हैं, इसलिए उनका ब्रेन अडेप्ट हो जाता है कि यही टेस्टी है। इसका रिजल्ट ये होता है कि बच्चे प्रोसेस्ड फूड और ज्यादा शुगर की आदत ही नहीं डालते। इसलिए जापान में लोग हेल्दी फूड जबरदस्ती नहीं खाते, उन्हें जेन्युइनली अच्छा लगता है क्योंकि उन्हें आदत है। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है? छोटे बच्चों को बिस्किट्स, चिप्स, स्वीट्स, ऑयली स्नैक्स देते रहते हैं, इसलिए छोटी उम्र से ही उनका ब्रेन शुगर और ऑयल का आदी हो जाता है। इसलिए इंडिया में लोगों का पेट स्लिम नहीं रहता, बाहर से मोटा दिखता है। साइंस कहती है टेस्ट भी एक हैबिट है और जैसे बाकी हैबिट्स हैं इसको भी रिट्रेन किया जा सकता है, चाहे आप किसी भी एज के हो। आपको कल से पूरी डाइट चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज करो, कोई एक फ्रूट या सब्जी जो आपको पता है कि हेल्दी है पर आपको उसका टेस्ट पसंद नहीं, उसे हर दिन या हर हफ्ते अपनी डाइट में ऐड कर दो। जैसे पहले मुझे पपीता खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर जब मैं वेट लॉस कर रहा था तो रोज रात को कुछ मीठा खाने की जगह मैंने पपीता खाना शुरू किया, जिसमें फाइबर होता है और उसे खा के ज्यादा भूख नहीं लगती। स्लोली बिना नोटिस किए आपका टेस्ट शिफ्ट होने लगेगा। अब मुझे भी पपीता का टेस्ट इतना बुरा नहीं लगता। हैबिट नंबर 2, हेल्दी कन्वीनियंस। जापान में हर जगह कन्वीनियंस स्टोर्स है, इंडिया से भी 15 गुना ज्यादा। लेकिन फर्क यहाँ है कि उनके फास्ट फूड में चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स नहीं है। उनके पास रेडी टू ईट राइस बॉल्स विद ग्रिल्ड फिश, मिसो सूप, सैलेड्स और टोफू मिलता है, बस कुछ पैसों में। वहाँ हेल्दी ऑप्शन को कोई स्पेशल ट्रीट नहीं किया जाता, वो नॉर्मली किसी भी किराने की दुकान पर मिल जाता है। वो सस्ता होता है, वो इजीली मिल जाता है। यहीं पर एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल रूल काम करता है। हम सोचते हैं कि हम डिसीजंस ले रहे हैं, पर रियलिटी में ज्यादातर डिसीजंस हमारा एनवायरनमेंट हमारे लिए पहले ले चुका होता है। जो चीज पास होती है, जो चीज इजीली मिल जाती है, वही चीज हम खाते हैं। साइकोलॉजी में इसे इन्वायरमेंटल डिजाइन कहते हैं। जापान ने लोगों को ज्यादा डिसिप्लिन बनाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने बस हेल्दी फूड को ज्यादा एक्सेसिबल बना दिया। इसलिए वहाँ हेल्दी खाना एफर्ट नहीं लगता, वो डिफॉल्ट बन जाता है। हमारे यहाँ देखो, खराब से खराब चीज सस्ते दाम में मिल जाती है। घर से बाहर निकलो, गोलगप्पे, चिकन फ्राई, KFC, बेकरी, टी स्टॉल, भाजी, वड़ा, मॉल में भी अनहेल्दी स्नैक्स हर जगह। 10 रुपए की कोक भी मिलने लगी है। वही हेल्दी प्रॉपर डाइट वाली मील के लिए या तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा या ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। और जब भूख ज्यादा होती है, दिमाग
एफर्ट नहीं, कन्वीनियंस चूज करता है। आपको क्रेविंग से लड़ने की जरूरत नहीं है, बस अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा सा रिडिजाइन करो। घर में जो इजीली दिखे, जो इजीली मिले, उसे हेल्दी बना दो। बिस्किट्स, नमकीन, स्वीट्स घर पर मत लाओ। फ्रूट सामने रखो, अनहेल्दी आइटम्स को घर में मत रखो। जब चॉइस इजी होती है तब विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती। हैबिट नंबर 3, वॉकिंग एज अ लाइफ स्टाइल नॉट वर्कआउट। जापान में वॉकिंग कोई एक्सरसाइज नहीं होती, वो डेली लाइफ का पार्ट होती है। स्कूल जाना हो, ऑफिस जाना हो, ट्रेन पकड़नी हो, हर जगह चलना पड़ता है। वहाँ हमारी तरह छोटे छोटे रास्ते के लिए ई रिक्शा नहीं होते। आज वॉक करने जाना है ऐसा प्लान नहीं बनाते। उनकी लाइफ ही ऐसी होती है कि चलना ही पड़ता है। ट्रेन स्टेशन के बीच वॉक, स्टेयर्स यूज करना, ऑफिस साइकिल से जाना, छोटे मोटे कामों के लिए पैदल जाना, ये सब नॉर्मल है। वो बिल्डिंग के ऊपर जाने के लिए लिफ्ट का वेट नहीं करते, दूसरे फ्लोर के लिए भी स्टेयर्स चढ़ना प्रेफर करते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि लोग बिना रियलाइज किए रोज 6000 से 8000 स्टेप्स चल लेते हैं। और यही लो इंटेंसिटी मूवमेंट लॉन्ग टर्म में बॉडी के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। साइंस में इसे नीट नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस कहते हैं। आपका वेट लॉस सिर्फ ट्रेडमिल पर भागने से नहीं होगा, बल्कि रोज की छोटी मूवमेंट से होगा। यानी वो कैलोरीज जो जिम में घंटों एक्सरसाइज करने से नहीं जलती, वो बाहर नॉर्मल चलने फिरने से बर्न होती है। प्रॉब्लम ये है कि हम जिम को मूवमेंट का रिप्लेसमेंट बना देते हैं। जापान ने मूवमेंट को ही लाइफ का पार्ट बना दिया है। आपको ट्रेडमिल पर भागना या 10,000 स्टेप्स का टारगेट नहीं चाहिए, बस इतना ध्यान रखो जहाँ चल सकते हो वहाँ चलो। लिफ्ट की जगह स्टेयर्स, फोन पर बात करते वक्त थोड़ा वॉक और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए पैदल जाना। मूवमेंट को हैबिट बनाओ, वर्कआउट नहीं। अरे लोग क्या कहेंगे सोचो मत, उसमें कुछ नहीं है। हेल्दी पर्सन ही वॉक कर सकता है, स्ट्रॉन्ग पर्सन ही साइकिल चला सकता है। तुम शुरू करोगे तभी दूसरे तुम्हें देख के शुरू करेंगे। हैबिट नंबर 4, हारा हाची बू। जापान में लोग कम नहीं खाते, वो बस एक चीज जानते हैं, कब रुकना है। हारा हाची बू एक पुराना जापानीज प्रिंसिपल है। इसका मतलब होता है जब पेट लगभग 80% भर जाए तब खाना बंद कर दो। ये रूल डाइटिंग के लिए नहीं बना, ये डाइजेशन और लॉन्ग लाइफ के लिए बनाया गया। जापान में लोग तब तक नहीं खाते रहते जब तक पेट हैवी ना हो जाए। वो उस पॉइंट पर रुक जाते हैं जब बॉडी कंफर्टेबल फील करती है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि प्लेट खाली करना डिसिप्लिन माना जाता है। शादी हो, फंक्शन हो, घर का खाना थोड़ा और ले लो, कल्चर नॉर्मल है। जापान में थोड़ा और नहीं, बस काफी है, नॉर्मल है। साइंस कहती है कि ब्रेन को आई एम फुल का सिग्नल आने में लगभग 15 से 20 मिनट्स लगते हैं। जब हम तेज खाते हैं या प्लेट खत्म करने के चक्कर में रहते हैं तो हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। हारा हाचिबू इस एक्स्ट्रा ईटिंग को ऑटोमेटिकली कट कर देता है। आपको कैलोरीज काउंट करने की जरूरत नहीं, बस एक चीज ट्राई करो, जब लगे कि पेट भर गया है उसके बाद 3-4 और बाइट्स मत लो। पेट भरने के लिए मत खाओ, जब लगे कि पेट भरने वाला है तभी रुक जाओ। प्लेट में खाना छोड़ना वेस्ट नहीं होता, ओवर ईटिंग बॉडी के लिए ज्यादा वेस्ट है। जापानीज इसे मोटे नहीं कहते हैं। वेस्ट अवॉइड करो, चाहे वो फूड वेस्ट हो या अपनी बॉडी का वेस्ट। हैबिट नंबर 5, इचिजू संसाई। जापान में लोग कम इसलिए भी खा पाते हैं क्योंकि उनकी प्लेट का स्ट्रक्चर अलग होता है। इचिजू संसाई का मतलब होता है एक सूप और 3 छोटी डिशेज, राइस अलग बाउल में, सब्जी अलग, फिश या प्रोटीन अलग और सूप साइड में। एक बड़ी प्लेट भर के खाने की जगह वो छोटी छोटी चीजें मिलाकर खाते हैं। ह्यूमन ब्रेन क्वांटिटी से पहले वैरायटी पर सेटिस्फाई होता है। साइकोलॉजी में इसे वैरायटी बायस कहते हैं। जब आप एक ही चीज ज्यादा खाते हो तो पेट भरने के बाद भी माइंड सेटिस्फाइड फील नहीं करता, पर जब आपके प्लेट में वैरायटी होती है ब्रेन को लगता है कि काफी मिल गया। इसलिए छोटे पोर्शन होने के बावजूद ओवर ईटिंग नहीं होती। हमारे यहाँ यूजुअली एक ही प्लेट होती है, राइस, रोटी, सब्जी, दाल सब मिक्स। पोर्शन साइज ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है और क्योंकि सब एक साथ होता है दिमाग को कब रुकना है ये सिग्नल लेट मिलता है। स्टडीज कहती हैं कि छोटी प्लेट्स और मल्टीपल बाउल्स नेचुरली कैलोरी इनटेक कम कर देते हैं। इसे विजुअल सैटिस्फैक्शन कहते हैं। आपको जापानीज फूड खाने की जरूरत नहीं, बस स्ट्रक्चर कॉपी करो। एक ही बड़ी प्लेट की जगह 2-3 छोटी कटोरियां यूज करो। राइस, सब्जी और दाल अलग रखो, क्वांटिटी अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। हैबिट नंबर 6, फर्मेंटेड फूड्स। जापान में वेट सिर्फ कैलोरी से कंट्रोल नहीं होता, डाइजेस्ट कैसे होता है ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जापानीज डाइट में फर्मेंटेड फूड्स नेचुरली इंक्लूडेड होते हैं। वहाँ मीसो,
नेटो, किमची, सब्जियों का अचार, फर्मेंटेड सोई, ये सब उनकी डाइट का पार्ट है। हमारे पेट में ट्रिलियन से ज्यादा बैक्टीरिया रहते हैं। यही बैक्टीरिया डिसाइड करते हैं कि खाना कैसे डाइजेस्ट होगा, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और कितनी फैट स्टोर होगी। जब गट हेल्दी होता है, डाइजेशन स्मूथ होता है, ब्लोटिंग कम होती है और क्रेविंग्स कंट्रोल में रहती है। और जब गट खराब होता है तो बॉडी ज्यादा एनर्जी स्टोर करने लगती है और वही स्टोर्ड एनर्जी बन जाती है फैट। स्टडीज दिखाती हैं कि फर्मेंटेड फूड्स गट बैक्टीरिया को इम्प्रूव करते हैं, जो मेटाबॉलिज्म और इन्फ्लेमेशन दोनों को रेगुलेट करते हैं। अच्छी बात यह है कि इंडिया इसमें जापान से पीछे नहीं है। दही, छाछ, इडली, डोसा, कांजी, अचार, ये सब फर्मेंटेड ही होते हैं। बस प्रॉब्लम यह है कि हम इन्हें कभी कभी खाते हैं, रूटीन का हिस्सा नहीं बनाते। आपको कोई एग्जोटिक जापानीज फूड ढूंढने की जरूरत नहीं, बस एक फर्मेंटेड आइटम रोज की डाइट में ऐड करो, जैसे कि दही, छाछ या फिर घर का अचार। थोड़ी सी क्वांटिटी भी काफी होती है, गट को सपोर्ट मिलता है और वेट कंट्रोल नेचुरली बेटर हो जाता है। हैबिट नंबर 7, शुगर अवेयरनेस। जापान में शुगर बैन नहीं है, बस उसका यूज अलग तरीके से होता है। वहाँ शुगर एक डेली हैबिट नहीं, एक ओकेजनल ट्रीट होती है। एवरेज जापानीज लोग इंडियन से आधा शुगर कंज्यूम करते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स छोटी छोटी बोतल्स में मिलती हैं, डेजर्ट्स छोटे छोटे पोर्शंस में होते हैं और मीठा हर दिन खाना नॉर्मल नहीं माना जाता। जापान में लोग शुगर कम इसलिए नहीं खाते क्योंकि उन्हें पसंद नहीं, वो कम खाते हैं क्योंकि क्वांटिटी नेचुरली लिमिटेड होती है। छोटा ग्लास, छोटा डेजर्ट और कभी कभी। हमारे यहाँ प्रॉब्लम शुगर से ज्यादा शुगर का नॉर्मलाइजेशन है। चाय में शुगर, खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक रूटीन, एक ना एक मिठाई हर इंडियन फ्रिज में मिल जाएगी। और क्योंकि ये सब डेली हो जाता है, टेस्ट बड्स को शुगर की आदत हो जाती है। स्टडीज दिखाती हैं कि जब हम शुगर कम खाते हैं तो टेस्ट बड्स ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, यानी जो चीज पहले नॉर्मल लगती थी वही चीज धीरे धीरे 40% ज्यादा मीठी लगने लगती है। इससे क्रेविंग्स अपने आप कम होती है। आपको शुगर पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं, बस उसे रूटीन से हटाकर ट्रीट बना दो। रोज कोल्ड ड्रिंक या स्वीट कॉफी की जगह ग्रीन टी या लेमन वाटर ट्राई करो, या फिर शुगर की जगह नेचुरल स्वीटनर यूज करो। मीठा खाने का मन करे तो फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स ले लो। अगर चाय पीनी है तो चीनी की जगह गुड़ वाली चाय ट्राई करो, टेस्ट भी मिलेगा और शुगर भी ओवरलोड नहीं होगी। हैबिट नंबर 8, स्लो, माइंडफुल और स्ट्रक्चर्ड ईटिंग। जापान में लोग सिर्फ क्या खाते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो कैसे और कब खाते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहली बात, कैसे खाते हैं। जापान में खाना जल्दी निपटाने वाली चीज नहीं होती। खाना एक रिदम है, लोग बैठ के खाते हैं, फोन साइड में रख देते हैं, हर बाइट को टेस्ट करते हुए खाते हैं। इसलिए जापान में चॉपस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे खाने की स्पीड नेचुरली स्लो हो जाती है। चॉपस्टिक यूज करने से ईटिंग स्पीड स्लो हो जाती है, स्लो खाने से क्वांटिटी कम हो जाती है और ब्रेन को फुलनेस सिग्नल करने का टाइम मिल जाता है। दूसरी बात, कब खाते हैं। ज्यादातर जापानीज लोग 3 मील्स कंसिस्टेंट टाइमिंग्स पर खाते हैं। ब्रेकफास्ट 9 से पहले, लंच 1 तक, डिनर 8 से पहले। जब आपके मील्स का एक रिदम होता है, आपके हार्मोन्स भी उस रिदम को फॉलो करते हैं। ये रैंडम स्नैकिंग, इमोशनल ईटिंग और लेट नाइट बिंजेस को प्रिवेंट करता है। अगर आपका ईटिंग शेड्यूल केओटिक है, आपका ब्रेन जो भी पास में है पकड़ लेता है, जो अक्सर वर्स्ट ऑप्शन होता है। हमारे यहाँ अक्सर खाना फोन देखते हुए, टीवी चालू रख के जल्दी जल्दी खाया जाता है। आपको पूरी लाइफ माइंडफुल बनने की जरूरत नहीं, बस कुछ छोटी आदतें ऐड कर लो। हर बाइट के बाद चम्मच या रोटी को 1 सेकंड के लिए प्लेट पर रख दो। फोन को खाने के वक्त टेबल से दूर रख दो। 20 मिनट का टाइमर सेट करो और प्लेट 20 मिनट में खत्म करो। और कोशिश करो कि हर दिन रफली सेम टाइम पर खाओ। बस इतना काफी है। स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है और ओवर ईटिंग रुकती है। हैबिट नंबर 9, लो स्ट्रेस रिलेशनशिप विद फूड। जापान में वेट सिर्फ खाने से कंट्रोल नहीं होता, स्ट्रेस से भी कंट्रोल होता है। जापान में फूड और स्ट्रेस का ऑलमोस्ट जीरो कनेक्शन है। स्ट्रेस में वो वॉक पर चले जाते हैं, हॉट बाथ लेते हैं, शॉर्ट नैप्स लेते हैं। हम अक्सर भूख में नहीं, स्ट्रेस में खाते हैं। थकान हो, टेंशन हो, मूड खराब हो, बोर हो रहे हो, रात को फोन स्क्रॉल कर रहे हो, तो खाना कंफर्ट बन जाता है। स्ट्रेस के टाइम बॉडी कोर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करती है और कोर्टिसोल बॉडी को सिग्नल देता है कि फैट स्टोर करो, स्पेशली पेट के आसपास। इसलिए ज्यादा स्ट्रेस में रहने वाले लोग कम खाना खाने के बाद भी ज्यादा वेट गेन कर लेते हैं। जापान में फूड को इमोशन से ज्यादा रूटीन माना जाता है। खाने का मतलब रिलीफ नहीं, नरिशमेंट होता है। इसलिए लोग बोर्ड होके या स्ट्रेस्ड होके ऑटोमेटिकली खाना नहीं उठाते। हमारे
हमारे यहाँ खाना अक्सर रिवॉर्ड भी होता है और कोपिंग मैकेनिज्म भी। और जब ये हैबिट बन जाती है तो वेट साइलेंटली बढ़ने लगता है। आपको इमोशन सप्रेस करने की जरूरत नहीं, बस एक चीज नोटिस करो, क्या आप भूख में खा रहे हो या स्ट्रेस में खा रहे हो। अगर स्ट्रेस है तो पहले 5 मिनट रुक जाओ, एक गिलास पानी पियो, थोड़ी वॉक करो, थोड़ा डीप ब्रीदिंग करो, शॉर्ट नैप लो या कोई हॉबी पिक करो। उसके बाद देखो अभी भी भूख लगी है क्या। दोस्तों, जापान की कोई सीक्रेट डाइट नहीं है, पतला रहना रिस्ट्रिक्शन या एक्सट्रीम डाइटिंग के बारे में नहीं है, ये छोटी माइंडफुल हैबिट्स के बारे में है। बैलेंस्ड मील्स, नेचुरल मूवमेंट, टाइमिंग और फूड के लिए रिस्पेक्ट एक रिलेशनशिप है फूड और बॉडी के साथ, जिसे वो बहुत अच्छे से मेंटेन करना जानते हैं। जब आप बॉडी से लड़ना बंद कर देते हो तो वेट अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक किए बिना मत जाना और कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिख देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप यहाँ तक देख रहे हो। अगर नहीं समझ में आ रहा कि क्या लिखना है तो बस जापान जरूर लिख देना। इन जापानीज हैबिट्स में से कौन सा पहले ट्राई करोगे, कमेंट्स में शेयर करो और ऐसे ही साइंस बैक्ड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।